फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपाइलर डिजाइन लेक्चर सीरीज में बात करेंगे रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन की। रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम आपका जनरली किस लैंग्वेज में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है। उसी पे हम अगर कंपाइलेशन करते हो उसको, तो कंपाइलर उसको क्या करेगा, इस हाई लेवल लैंग्वेज को किसी टारगेट कोड में, जिसको हम कह सकते हैं असेंबली कोड में, कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम देखें इस टोटल सिनारियो को, तो अभी यहाँ पे कहीं भी मेमोरी का यूज नहीं हुआ। कंपाइलर क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया टारगेट कोड में। लेकिन जब वो प्रोग्राम रन करने जाएगा, मींस किसी भी इनपुट पे अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है उस प्रोग्राम को, तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है, मेमोरी की। वही मेमोरी की जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेमोरी मिलेगा कैसे, अगर इस सिनारियो को यहाँ पे हम देखें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टारगेट कोड जनरेट होने के बाद जब इसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो किसके पास जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। आपके सिस्टम का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उससे मेमोरी की डिमांड करता है और एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी उस टारगेट कोड के अकॉर्डिंग सेट कर देता है कि ये टारगेट कोड होगा, ये मेमोरी है इसका, इसी मेमोरी का यूज करके आप अपना एक्शन परफॉर्म करें। तो ये जो मेमोरी स्टोरेज दिया, यही आपका क्या होता है, रन टाइम स्टोरेज। मींस उस प्रोग्राम को रन करने में टोटल इतना ही ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्टोरेज लगेगा। अब जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्टोरेज होता है, इसका कुछ फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को आप समझिएगा कि जहां पे मेमोरी इसको लोकेट किया, वो मेमोरी किस तरह से होती है, उस मेमोरी को इस 4 सेगमेंट में ब्रेक कर दिया जाता है। ब्रेक करने का मतलब कि जो टोटल मेमोरी यहां पे आई इसके पास, जहां पे टारगेट को हम रख रहे हैं, तो टारगेट कोड भी यहां रखेंगे, यहीं पे कैलकुलेशन भी करेंगे। तो किस तरह का कितना मेमोरी यूज करेगा, आप इसको समझिएगा कि जो मेमोरी यहां पे आ रही है, मेमोरी को 4 सेगमेंट में ब्रेक कर देगा। एक आपका कोड एरिया हो जाएगा, एक स्टैटिक एंड ग्लोबल डेटा हो जाएगा, एक स्टैक का पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका हीप का पार्ट। तो यहां पे अगर देखें, तो यहां पे हम सबसे नीचे को कहते हैं लोअर एंड और अपर को क्या कहते हैं, हायर एंड। सबसे लोअर एंड में आपका क्या होता है, कोड एरिया। कोड एरिया कहने का मतलब जो भी टारगेट कोड यहां पे होगा, इस टारगेट कोड को हम इस कोड एरिया में रखेंगे और इसकी साइज क्या होती है, फिक्स्ड साइज। मींस इसकी साइज को हम रिड्यूस या इंक्रीज नहीं कर सकते। जितना भी कोड एरिया होगा, वो एक फिक्स साइज का आपका कोड यहाँ पे मेमोरी आपका लेगा। इसके बाद जो आता है, वो स्टैटिक एंड ग्लोबल डेटा का पार्ट आता है। यहाँ पे जो भी आपका कोई कांस्टेंट होगा, कोई ग्लोबल वेरिएबल होगा, वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो ये भी मेमोरी हो गई। ये भी किस टाइप होती है, ये भी आपकी फिक्स साइज होती है। मींस इसको भी हम वेरिएबल साइज नहीं ले सकते। इसके बाद दो सेगमेंट और आता है मेमोरी का, एक स्टैक और हीप। स्टैक और हीप दोनों किस तरह काम करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को समझिएगा ऐसे कि जब कैलकुलेशन करने जाएगा किसी भी इस कोड के अकॉर्डिंग, जो कंप्यूटेशन करेगा आपका, उस कंप्यूटेशन में या तो स्टैक यूज करेगा या तो हीप यूज करेगा। एक किस बेस पे करता है, यहाँ पे आगे हम चलेंगे तो वहां पे देखेंगे कि प्रोग्राम के सेगमेंट में कुछ आपके लोकल डेटा होते हैं, कुछ नॉन लोकल डेटा होते हैं। जो लोकल डेटा होते हैं, उनका एक क्या बनता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड को हम किस पे इंप्लीमेंट करते हैं, स्टैक पे। और जो दूसरा नॉन लोकल डेटा होता है, नॉन लोकल डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीप का। तो ये दोनों एक तरह से किसके लिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। अगर आपके प्रोग्राम में केवल लोकल डेटा है, तो हम केवल स्टैक इंप्लीमेंटेशन कर लेंगे। अगर आपके प्रोग्राम में लोकल डेटा और नॉन लोकल डेटा दोनों है, तो हम किसका यूज कर लेंगे, हीप का यूज करेंगे। तो इसको 1 बाय 1 अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो यहां से एक और चीज समझिएगा कि ये जो स्टैटिक और ग्लोबल डेटा होते हैं और कोड एरिया, ये आपका कब काम करता है, कंपाइल टाइम में। जब भी आपका कोई कंपाइलेशन होगा कोड पे, तो कंपाइल टाइम में ही ये मेमोरी आपका यूज होगा। और ये दोनों कब यूज होता है, ये दोनों हमेशा कब होगा, रन टाइम। मींस जब आपका रन करने जाएगा प्रोग्राम, तो उस टाइम स्टैक या हीप का कंसेप्ट आएगा। तो चलिए इसको हम अभी देखते हैं डिटेल में
इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला आपका होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम। सिंपली कहने का मतलब जो यहाँ पे स्टैक एलोकेशन, अभी मैंने बताया यहाँ पे स्टैक कब यूज होता है, जब आपका लोकल डेटा होगा देन। तो जो स्टैक इंप्लीमेंटेशन होगा इसको मुझे डिटेल में देखना है। दूसरा मुझे देखना है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मींस यहाँ पे भी वही कंसेप्ट आता है लोकल एंड नॉन लोकल डेटा, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट आएगा हीप एलोकेशन का। तो इन दोनों को वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम को। सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम जो कि अभी मैंने देखा कि वहां पे जो स्टैक होगा, स्टैक में आपका क्या होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहां से मिलेगा, जो भी आपके प्रोग्राम होंगे उस प्रोग्राम में नंबर्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं। हर प्रोसीजर के लिए मुझे क्या बनाना होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। उसी एक्टिवेशन रिकॉर्ड को हम कहां पे रखते हैं स्टैक में, और उस स्टैक में आपका जो सबसे टॉप पे आएगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड, सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और जो सबसे लास्ट में आएगा स्टैक में उसको सबसे लास्ट में हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो किस तरह से हम देखते हैं कि कैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका मैनेज हो रहा है स्टैक एलोकेशन स्कीम में। तो उसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपका एग्जांपल दिया हुआ है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है जहां पे एक मेन प्रोग्राम है। मेन के अंदर आपका एक फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है आपका। मेन के अंदर इसके बॉडी में एक वन नाम का एक फंक्शन आ रहा है। इस वन फंक्शन का डिफिनीशन आपका यहाँ पे दिया गया है। इस वन फंक्शन के डिफिनीशन में अगेन एक फंक्शन आ रहा है, कौन सा, टू नेम का फंक्शन आ रहा है, और इस टू का डिफिनीशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ तीन फंक्शन यूज हुए हैं, एक तो मेन, एक वन और एक टू, तीन फंक्शन यूज हुए हैं। अगर यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड देखें तो जितने ही नंबर ऑफ प्रोसीजर होंगे उतने नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड होंगे। मींस एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा आपका मेन के लिए, दूसरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा आपका फंक्शन वन के लिए, और थर्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा आपका फंक्शन टू के लिए। अब इसी एक्टिवेशन रिकॉर्ड का हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं स्टैक में। तो किस तरीके से हम स्टैक में करते हैं, जो भी सबसे पहले क्रिएट होता जाएगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड उसको हम स्टैक में रखते जाएंगे। मींस जो पहला सबसे क्रिएट होगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड वो सबसे लास्ट में स्टैक में आएगा, जो सबसे लास्ट में क्रिएट होगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड वो क्या होगा, सबसे टॉप पे आएगा, और जो सबसे टॉप पे आएगा उसी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड को का जो इसका स्टैक एलोकेशन है उसको डिटेल में जाने से पहले हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड को देख लेते हैं। एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका एक्चुअली होता क्या है। जो भी आपके प्रोसीजर या फंक्शन होंगे उन फंक्शन के लिए ही आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड का कुछ फॉर्मेट यही हो सकता है। इस फॉर्मेट में क्या क्या होगा, आपका एक टेम्पोररी वेरिएबल होगा। अगर हम प्रोग्राम में टेम्पोररी वेरिएबल यूज कर रहे हैं देन ऑप्शनल है, नहीं होगा तो हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। लोकल डेटा हो सकता है, मींस कोई लोकल वेरिएबल होगा, अगर कोई लोकल वेरिएबल होगा तो हम यहाँ पे रख देंगे। नेक्स्ट आता है एक्सेस लिंक, जिसको हम स्टैटिक लिंक भी कहते हैं। अगर कोई आपके प्रोग्राम में नॉन लोकल डेटा यूज हुआ है, अब देखिए यहाँ पे लोकल डेटा और नॉन लोकल डेटा दो कंसेप्ट आ गया। तो नॉन लोकल डेटा आ गया तो इसको हम आगे देखेंगे किसमें, जब ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड में चलेंगे तो वहां पे हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, क्या होगा आपका ऑप्शनल होगा। यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे नॉन लोकल डेटा हम यूज नहीं कर रहे हैं सिंपल स्टैक एलोकेशन में, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शनल होगा, इसका हम यूज अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल लिंक। कंट्रोल लिंक क्या होता है, डायनेमिक लिंक। डायनेमिक लिंक क्या होता है आपका, जिस एक्टिवेशन कोई भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड है तो उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कौन कॉल कर रहा है, किस प्रोसीजर को, कॉलिंग प्रोसीजर कौन सा उसका है, उसका यहाँ पे क्या होगा, लिंक एक होगा। और इसके बाद एक्चुअल पैरामीटर, जो भी फंक्शन होंगे उसमें कुछ एक्चुअल पैरामीटर होगा, एक्चुअल पैरामीटर हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद रिटर्न वैल्यू, जो आपका फंक्शन होगा वो रिटर्न वैल्यू कौन सी, क्या वैल्यू रिटर्न करेगी, वो भी हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड में रखेंगे। तो कुछ इतने फील्ड आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि उसका हम कैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएंगे और कैसे उसका स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सपोज एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, आपका सी लैंग्वेज का कोड है, सिंपली फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे मैं एक मेन प्रोग्राम लिया, मेन से स्टार्ट किया। आपका अगर हम देखें तो मेन की बॉडी में एक आपका लोकल वेरिएबल यूज हुआ है f, और f के पास वैल्यू कौन सी आ रही है, फैक्ट 3। फैक्ट आपका क्या है, अगेन एक फंक्शन है। इस फंक्शन का डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीजर
इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे कोई जो वैल्यू आएगी अगर उसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो रिटर्न कर देगा 1, एल्स अदरवाइज n मल्टीप्लाई बाई फैक्ट n माइनस 1। यहाँ पे रिकर्सिवली फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है। तब यहाँ पे आप सोचिए कितने नंबर आप एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो सकते हैं। अगर हम स्टार्ट से देखें तो एक तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका किसके लिए होगा, मेन के लिए बनेगा क्योंकि आपका मेन फंक्शन है एक। दूसरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसके लिए बनेगा, एक आपका फैक्टोरियल के लिए बनेगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड, फैक्टोरियल के लिए बनेगा फैक्ट, लेकिन किस वैल्यू के साथ, 3 वैल्यू के साथ। अब देखिए इसको हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, इसी फैक्टोरियल को हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं तो कितनी बार कॉल करेंगे। अब जहां पर रिकर्सन कंसेप्ट आ जाए, जितनी बार हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका नया क्रिएट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड 3 के लिए आ जाएगा, एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसके लिए बन जाएगा, फैक्टोरियल 2 पे, जब 2 पैरामीटर पास होगा यहाँ पे एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा किसके लिए, 1 पे, जब 1 पैरामीटर पास होगा। तो इस 4 एक्टिवेशन रिकॉर्ड से ही आपका इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। स्टैक एलोकेशन स्कीम में हम देख लें कि स्टैक में कैसे आपका ये जितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो मैनेज कैसे होते हैं। ये आपका स्टैक है, यहाँ पे हो जाएगा टॉप, स्टैक का टॉप यहाँ पे है। तो सबसे पहला एक्टिवेशन रिकॉर्ड कौन सा क्रिएट होगा, मेन का। अगर हम मेन का देखें तो मेन में लोकल वैल्यू कोई है, यहाँ पे अगर मैच करें तो कोई टेम्पोररी वेरिएबल नहीं है, कोई टेम्पोररी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। लोकल यहाँ पे कौन सा है, एक f वेरिएबल है, तो लोकल मैंने यहाँ पे f ले लिया। रिटर्न वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्योंकि मेन फंक्शन है तो यहाँ पे एक किसी को डायनेमिक लिंक या स्टैटिक लिंक किसी को नहीं देगा। यहाँ पे अगर एक्चुअल पैरामीटर क्या है तो यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम किस पे आ जाएंगे, सिंपली रिटर्न वैल्यू पे। तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। रिटर्न वैल्यू क्या आएगा, जो लास्ट में कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगी यहीं पे रिटर्न वैल्यू आएगी। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसके लिए हो गया, एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर मेन के लिए हो गया, जहां पे केवल 2 फील्ड यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा आपका किसके लिए, एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर फैक्टोरियल 3। जब पैरामीटर 3 होगा यहाँ पे तो क्या एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा, एक तो डायनेमिक लिंक होगा। डायनेमिक लिंक मतलब ये आपको लिंक किसको करेगा, ये लिंक करेगा इसको। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मेन के अंदर सबसे पहले कॉलिंग किसकी हो रही है, 3 की, तो यहाँ पे डायनेमिक लिंक इसका यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पैरामीटर कौन सा पास हो रहा है, 3 पैरामीटर पास हो रहा है 3। इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, रिटर्न वैल्यू कहाँ से आएगी, रिटर्न वैल्यू अभी यहाँ पे तुरंत नहीं आएगी क्योंकि इसकी रिटर्न वैल्यू में 2 की, फैक्टोरियल 2 की भी जरूरत पड़ेगी और फैक्टोरियल 2 की रिटर्न वैल्यू में किसकी आएगी, 1 की। तो पहले हम एक मैनेज करते हैं स्टैक में लास्ट तक की लास्ट वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट हो रही है, लास्ट में कैसे वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो डायनेमिक लिंक यहाँ का है तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कहाँ से आएगी, ये रिटर्न वैल्यू आएगी यहाँ से डायनेमिक लिंक से। इसके बाद एक आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड और क्रिएट हुआ किसके लिए, फैक्टोरियल 2 के लिए। तो फैक्टोरियल 2 के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड कौन सा हो गया, AR एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की टाइम एक डायनेमिक लिंक होगा जो कि डायनेमिकली लिंक करेगा फैक्टोरियल 3 को। और यहाँ पे एक पैरामीटर होगा, पैरामीटर कितना पास हो रहा है यहाँ पे 2 पैरामीटर पास होगा। रिटर्न वैल्यू क्या होगा, रिटर्न वैल्यू अभी कहाँ से आएगा, रिटर्न वैल्यू आएगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड फैक्टोरियल 1 से। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड वही है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर फैक्टोरियल 1। तो अब यहाँ से वैल्यू डायनेमिकली लिंक किसको देगा, अब इसकी पैरामीटर कितना है, इसका पैरामीटर 1 है, रिटर्न वैल्यू इसका कितना हो जाएगा। अब देखिए इस प्रोग्राम में पैरामीटर 1 है तो रिटर्न वैल्यू कितना हो रहा है, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न वैल्यू 1। अब जैसे ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड 1 कंप्यूट किया वैल्यू, अब अपनी वैल्यू डायनेमिकली किसको देगा, अपनी वैल्यू डायनेमिकली एक्टिवेशन रिकॉर्ड 2 को देगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड 2 के पास आएगा तो यहाँ पे क्या है, इसकी पैरामीटर क्या है, 2 है, 2 पैरामीटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आई, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो डायनेमिक लिंक इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड फैक्टोरियल 2 का जो डायनेमिक लिंक है वो अपनी वैल्यू किसको देगा, 3 के पास देगा, फैक्टोरियल 3 वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे अगर आएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ से है, यहाँ पे कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ये जो 6 वैल्यू है ये किस एक्टिवेशन रिकॉर्ड का, फैक्टोरियल 3 का। फैक्टोरियल 3 के बाद इसका कॉलिंग प्रोसीजर कौन है, मेन है, तो इसका यहाँ पे डायनेमिक लिंक इसको दे देगा यहाँ पे 6। तो अब जो यही 6 वैल्यू है यही आपकी फाइनल क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरह से आपका स्टैक एलोकेशन स्कीम होता है। तो
होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा इस सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम। आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के लिए।